जनता सरकार मोर्चा असल में क्या चाहता है और उनका कैसा विचार है, ये मालूम पड़ेगा आपको उनके नारों से। जो लोग आज पहली बार आए हैं, जिनको आज पहली बार पता चला है जनता सरकार मोर्चा के साथियों का, उनके लिए हम बता दें, हमारा नारा है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। पहला नारा ये है। दूसरा नारा हमारा है, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। तीसरा नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए चाहे आचार्य आजाद जी ने गौ माता की बात करी हो, चाहे भारतीय संस्कृति की, इस स्थिति को वापस लाने के लिए केवल इतना ही समझ लीजिए कि भारत क्या है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं मंच पर आसीन सभी आदरणीय आचार्य आजाद जी, सत्य प्रकाश भारत जी, श्याम सिंह जी, जगतार जी, सोनू भाई, अर्शदीप चढ़ोनी जी, संदीप जी, रामनिवास जी, सुमेर जी, इन साथियों समेत अपने जनता सरकार मोर्चा के स्पेशल टीम लीडर्स जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को पूरे भारत में लोगों को जोड़े हुए रखे हुए हैं, भाई कुलदीप टबास जी, आशीष टबास जी, अंकुश खोखर, सचिन, डॉक्टर सचिन सहारनपुर से, रविंदर भारी, गौर दत्ता, शुभम मान, अमित आनंद, सुरेंद्र वर्मा, अमरिंदर गर्ग, विष्णुदेव गोराय, डॉक्टर ऋषि सागर, गौरव काम्बोज, गौरव मंधार, रामदास यादव, सोमवीर काद्यान, विकास मलिक, वीरेंद्र सिसोदिया जी, अमित आनंद, ऋषि सागर जी और जसप्रीत सिंह, विकास खत्री जी, इनके समेत हर जिले से, हर राज्य से आए हुए प्रत्येक क्रांतिकारी साथी और गांव से आए मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आप सबको इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले बात शुरू करता हूं किसान आंदोलन को। जिस तरह से सरकार ने, किसी को लगता है वो पंजाब की सरकार है, किसी को लगता है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसी को लगता है कि वो भाजपा की सरकार कहीं पर है और कांग्रेस की कहीं पर है। आचार्य आजाद जी, आपके सामने सबूत खड़े हैं कि किसी भी सरकार में इनको बख्शा नहीं गया। जिनको देशभक्त कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार में गौ भक्तों को उल्टा लटका करके पिटा गया। आपने देखा होगा होटल के अंदर। और ये प्रत्येक उस आदमी के साथ हो रहा है जो भी समाज में अपने समाज को बचाने की बात कर रहा है। किसान आंदोलन इस देश के लिए एक नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर के आया था। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठा के रखा, 13 महीने तक पंजाब के बॉर्डरों पर बिठा के रखा और फिर एक दिन अचानक धोखे से कि हां बातचीत कर लेते हैं और पीछे से डंडा परेड कर दी, बुलडोजर चला दिया और सारे सपनों को धराशायी करने का काम किया, यह सोचकर कि देश की आवाम निराश हो जाएगी। उनको क्या पता था कि तुम्हारे वो टेंट धराशायी करने के बाद हजारों नौजवान अपने सर पर कफन बांधकर फिर आ जाएंगे, यहां इकट्ठे हो जाएंगे शहीदी दिवस मनाने के लिए और अपनी शहादत के लिए तैयार होकर के। उनको नहीं मालूम था। सबसे पहले जनता सरकार मोर्चा की तरफ से सरकारों की इन कुकृत्यों को कि हम लोग घोर निंदा करते हैं और इन लोगों को एक चेताते हैं कि तुम्हारे जो जालसाजियां हैं वो ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अभी एक सीआईडी वाला आया था, बोलता है क्या करना चाहते हो? हमने कहा जिन लोगों ने अपनी शहादत दे दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पूरे समालखा में उनको याद करने वाला कोई आदमी नहीं है। गांव में गए हमारे क्रांतिकारी साथी, आसपास के 200-250 गांव में, गांव के लोगों से बात करी तो पता चला
छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भगत सिंह का नाम ही नहीं पता। बोलते हैं ये कौन है। मैं कहा ये तो हद हो गई भाई, ये कौन है ये पूछ रहे हैं बच्चे हमारे। बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को बसों में भरकर आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सुबह ही लाद दिए जाते हैं और शाम को आते हैं। उनको क्या पता कि कैसे कैसे लोगों ने शहादत दी थी। और फिर अचानक से पूछ लेते हैं कि ये कौन है, कि ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये कौन सी पार्टी के हैं, और ऐसा पूछते हैं। उनको बताना पड़ता है कि भाई ये जान देने वाली पार्टी से हैं, ये अपना बलिदान देने वाली पार्टी से हैं। तो उनको कुछ क्लियर नहीं हुआ। बोले हमारे सिलेबस में तो नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो वो जो सीआईडी वाला आदमी था वो भाई बोलता है कि करना क्या चाहते हो। हमने कहा हम उनकी याद में, उनके सपनों के भारत को बनाने के संकल्प को लगातार दोहराने के लिए समालखा के अंदर उनकी एक मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। बताओ कोई गलत बात है क्या? अरे बता तो दो, गलत बात है क्या? तो वो बोलते हैं फिर क्या बात है, क्या दिक्कत है? हमने कहा दिक्कत ये है कि वो एनएचएआई वाले बोलते हैं कि तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा चलो, हमने फॉर्मेलिटी रूप में परमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, परमिशन का दस्तावेज उनके पास पहुंच भी गया। तो अब वो बोलते हैं एमएलए और एमपी से सिफारिश करनी पड़ेगी। मैं देखो कमाल की बात, जिस आदमी को चुनकर देश की जनता ने भेजा, जिस आदमी को चुनकर यहां के गांवों के लोगों ने भेजा, जिस आदमी की तनख्वाह, जो ये एसपी, डीएसपी, ये जो परमिशन देने वाले, जिनकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से आती है, ये एनएचएआई वाले जिन्होंने सारा का सारा रोड किसानों की जमीन पर बनाया हुआ है, जिनकी जमीन पर रोड है, जिनके अधिकार से, जिनकी पावर से वो लोग चलते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से इनका घर चलता है, उन्हीं को अपने शहीदों की मूर्ति की स्थापना के लिए इन्हीं नौकरों से परमिशन लेनी पड़ती है। कितनी शर्म की बात है कि नहीं है? ये है कि नहीं? पहले ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, है शर्म की बात? हमने कहा कि तुम परमिशन नहीं दोगे तो भी मूर्ति की स्थापना होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। ये मूर्ति की स्थापना के लिए गोली चलाएंगे, ये उस मूर्ति पर बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, ये लाठी चलाने की बात करेंगे। भाग तो नहीं जाओगे लाठियों को देख करके? नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं सीआईडी वाले साथियों से कि भाई अपनी परमिशन लेकर के आ जाओ। हमने आपको टाइम दिया है, हम 3 बजे यहां से कूच करेंगे और 3 बजे चलकर मूर्ति की स्थापना करेंगे। अपना अपना सर पे कफन हमने पहले से बांध लिया है। ये जो रंग दे बसंती है, ये इसलिए नहीं बांधा है कि हम यहां दिखाने के लिए बंधे हैं। जिन्होंने बांधा है वो सबसे पहले अपनी शहादत देंगे, जो यहां सबसे पहले खड़े हैं। अगर कल को ये लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने कोशिश की, जब शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की, कुर्बानी से हमको राजनीतिक आजादी तो मिल गई, गरीब के और अमीर की वोट की ताकत तो बराबर हो गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी तो नहीं मिली। आज भी हम लोगों में से किसी किसी को सम्मान मिलता है और किसी को अपमान का दंश झेलना पड़ता है। यह कितने शर्म की बात है। शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होने बंद हो गए, शहीदों के सम्मान में केवल फॉर्मेलिटीज होनी बंद हो गई, उनको याद करना बंद कर दिया और यही भूल गए कि उनका सपना क्या था। वो एक ही तो बात मांगते थे कि भाई रोटी पूंजीपतियों के हाथ में मत जाने दो, जमीन पूंजीपतियों के हाथ में मत जाने दो, इनके हिसाब से चलना बंद कर दो, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दो। लेकिन यहां तो बच्चे का जन्म इनकी मर्जी के बगैर नहीं होता, उसके बाद उनको इंजेक्शन इनकी मर्जी के लगते हैं, उनमें पता है नहीं है, कुछ नहीं पता, जबरदस्ती आपको कागज बनाने पड़ते हैं। वो बोलता है नाम क्या है बाप का, कि जी फलाना, मां का नाम क्या है,
कि जी ये नाम है, बच्चे का नाम क्या है कि ये नाम है, और सर्टिफिकेट देते हैं दफ्तर वाले। देखो कमाल की बात, सारी बात हम बताते हैं कि बाप कौन, मां कौन, बच्चा कौन, और सर्टिफिकेट ये देते हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी सुरक्षा और किसी पारदर्शिता के लिए नहीं है, ये कागज असल में ये बताने के लिए है कि जिसके पास कागज है वो मालिक है। आपके पास जमीन का कागज है तो मालिक कौन हो? अरे भाई बताओ ना, जिसके नाम जमीन के कागज है मालिक वो है। तो जिसके नाम आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके नाम आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, आपका मालिक वो हुआ ना। यानी कि वो आपको अपनी मर्जी से चलाने के लिए मजबूर करते हैं और हम भूल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हम लोग ये सोचते हैं कि करें क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि सड़क पर चले कैसे, चलने से पहले सोचना पड़ता है। हम लोग आज राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी देने वाले हैं, उसमें हम अपनी बातें बताने वाले हैं, अपनी मांगे मांगने वाले हैं। आज हम मांगे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि देश की आवाम जागी। जब मांगे नहीं मांगेगा उस दिन आदेश किया करेगा इन लोगों को जो पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। अभी हम मांगे इसलिए मांग रहे हैं कि देश की जनता को बता तो दे कि रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन और जानवर, इनकी अधिकार और सुरक्षा की गारंटी हम लेना चाहते हैं। जो शहीद कहते थे, जो भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा करते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और साथ में धर्म, यहां से पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। जिस दिन गांव का आदमी ये समझ गया कि उसको अपना जीवन बिना पैसे के, बिना पूंजीवाद के, बिना कंपनी के कैसे चलाना है, उस दिन इनका अस्तित्व और इनका साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। वही साम्राज्य धराशायी करना है। आपको लगता है 1947 का दौर और आज 2025 का दौर अलग है? मुझे अलग नहीं लग रहा है, मुझे कहीं भी कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। सब कुछ वैसा ही का वैसा है, ये बदलना होगा। इसीलिए हमको हक जानने होंगे हमारे। अभी हम क्या कह रहे हैं इनसे कि भाई तुमने सड़क तो बना दी, सड़क पर चलने का तुम शुल्क लेते हो, वो कहते हैं ये सुविधा शुल्क है। अरे देश की आवाम, अगर तुम लोग चलने का, वो कहते हैं अच्छी सड़क हो तो चलने का तुमको फीस देना पड़ेगा। मेरी उम्र 45 साल हो गई है, 45 साल में मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एक भी पूरी सड़क बनी हुई नहीं देखी। आपने देखी है क्या? किसी ने नहीं देखी तो तुम सुविधा शुल्क काहे का ले रहे हो? चलो मान लेते हैं अच्छी सुविधा का शुल्क लेते हैं, तो भैया जो असुविधा होती है उसका जुर्माना तो देना पड़ेगा ना सरकार के किसी आदमी को। अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर सुविधा देने का हमसे शुल्क और टैक्स ले रहे हो तो असुविधा देने का जुर्माना कौन भरेगा ये बताना पड़ेगा ना उनको। हमारी डिमांड ये है कि टोल के ऊपर एक बोर्ड लगा हो जो बताए कि इस रोड का खर्चा इतना आया था, देश की जनता ने इतना पैसा भर दिया है, रोज आज इतनी गाड़ियां निकली हैं, इतना पैसा जमा हो गया है। जब सब कुछ ऑनलाइन है तो क्या वो हमको नहीं बता सकते कि भैया पैसा पूरा हो गया है, अब आप देना बंद कर दो? इस टोल के ऊपर खर्चा हुआ 600 करोड़ रुपया। टोल वालों ने कमाया कितना? 2000 करोड़ रुपया, और अभी भी टोल लेना जारी है। और ये एक टोल की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर हर टोल पर यही हो रहा है। आप कहते हो फास्टैग में पैसे डलवाने पड़ेंगे, फास्टैग में अगर पैसा नहीं है तो बोल रहे हैं कि फिर डबल देना पड़ेगा। देश की करेंसी की, आपकी जेब में पड़े नोट की वैल्यू को आधा कर रहे हैं। देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है, ये देश विरोधी काम है। लेकिन इसके लिए कोई देश का आदमी बोल नहीं रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी, विपक्ष इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, आपका नेता कुछ नहीं बोलेगा, जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हो कोई नहीं बोल रहा। देश की आवाम को खुद बोलना पड़ेगा, बोलने का वो मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म और विचार को दूर दूर तक लेकर जाने के लिए ही जनता सरकार मोर्चा इस तरह के आयोजन कर रहा है कि आप एक बार जुड़िए तो सही, आप एक बार देखिए तो सही कि हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धे हैं कि गांव के 2-4 महिलाओं को और नौजवानों को अगर सिखा दे
तो गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। गांव में बीमारियां खत्म हो जाएंगी, गांव की सारी जमीन अपने हिसाब से बोई जा सकेगी और हर फसल का सही दाम मिलेगा। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून मांग रहे हैं किसान। हमारी पहली मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके कौन कौन समर्थन में है बता दो दीजिए। एमएसपी की गारंटी का कानून। दूसरा, टोल के ऊपर डबल वसूली बंद। एक बार बता दीजिए आप इस मांग के साथ हैं कि नहीं है? तीसरी बात, जमीन का मालिकाना हक। जो सी जमीन जो सारे गांवों की, पूरे भारत की सारी जमीन डाल डोरा तोड़ करके सरकारें अपने नाम कर रही है। लोगों, आप समझ नहीं पा रहे। आपकी अस्पताल की, आपके जोहड़ की, आपके स्कूलों की, आपकी बड़ी की, जो चारागाह की, जंगल की, गौचरान की, आपके मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, जहां जहां जो भी बना हुआ है सामूहिक, जो हमारे पुरखों ने दान दिया था, जो हमारे पुरखों ने अपनी जमीन छोड़ी थी, वो सारी जमीन लाल डोरा तोड़कर सरकार अपने नाम कर रही है या कर चुकी है। हमारी अगली डिमांड है कि ये जमीन वापस गांव की ग्राम सभा के नाम की जाए। गलत है कि सही है? बता दो एक बारी। सही है। बच्चों को पैदा होते ही इनकी मर्जी के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। एक बार सर्च तो करो कि ये लगने के बाद कहां कहां किन किन बच्चों की कितनी बीमारियां और कितनी डेथ आई। सर्च तो करो। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। एक बार पढ़कर तो देखिए। उन बच्चों को बचाना चाहते हैं हम। अरे एक बार आसपास देखो, जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी हुई और जिसको लगी हुई है, दोनों में कितना फर्क आपको आसपास नजर आएगा। आपको गांव में वैक्सीन लगे हुए लोगों में भी फर्क नजर आएगा। लेकिन मजाल है कि आपका नेता एक बार भी सांस निकाल दे कि लोग मर रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं, कोई मास्टर जिम्मेदार नहीं, कोई आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर जिसने जबरदस्ती लगवाए वो जिम्मेदार नहीं, कोई सीएमओ नहीं और कोई उनका गला पकड़कर पूछने वाला भी नहीं। ये शर्म की बात है पूरे देश और समाज के लिए कि हमारे बच्चों को हमारे सामने बीमार कर रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे। और आपका नेता चुप है। वो आपको तरह तरह की बातें कर रहा है। वो स्टेज पर आएगा तो बोलेगा ऐसी बातें नहीं बोलनी है, मीडिया वाले बोलेंगे ये वाली बातें नहीं बोलनी है। तो कहां जाएं? जिनके बच्चे अगर उनके आंखों के सामने बीमार पड़ रहे हैं वो कहां जाएं? भाई बता तो दो। अगर वो लोग उतनी व्यवस्था में हमको जगह नहीं दे रहे हैं तो हमको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? और वो व्यवस्था बनाने के लिए पहले इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमको खुद आना पड़ेगा। आपके गांव को बदलने के लिए कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मास्टर, डॉक्टर, वकील, जज जो आपने गांव से पढ़ा करके भेजा है, कहीं कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि गांव आपका है, बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं, संभलना आपको पड़ेगा, पूछना आपको पड़ेगा, जागना आपको पड़ेगा और काम करना भी आपको खुद पड़ेगा। अकेला जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा मंच है जो खुद, अगर व्यवस्था इस पर नहीं कुछ काम कर रही तो खुद अपना समाज तैयार कर रहा है। जिन जिन लोगों को रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन बचाना है, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करना है, आ जाइए। हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश से लोग जो भी आना चाहते हैं इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जय जय। कभी किसी ने सुना था कि डंगरों को भी हार्ट अटैक होता है? जितने हार्ट अटैक आ जा रहे हैं और जहां भी लोग गुजरते हैं और उनके यहां गोटा निवाने के लिए जाते हैं ना भाई साहब, वहां बैठा बैठा हर आदमी वहां बात करता है कि यार जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक कह रहे थे, अगर उस वक्त सरकार की बकाई में नहीं आते तो नहीं होता। अरे आज अपने डंगरा ने तो बचा लो। ये जो डंगरा के डॉक्टर हैं ये उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के गुलाम बन करके आपके डंगरों को भी खत्म करने आएंगे। कल को आएंगे, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया तो पक्षियों को मार दो।
ये वाली बीमारी जो है वो सुअर से होती है तो सारे सुअर खत्म कर दो। ये वाली बीमारी बिल्लियों से होती है, बिल्ली खत्म कर दो। ये वाली बीमारी गाय की डकार से, वो कहते हैं गाय की डकार से अमोनिया ज्यादा पैदा होता है, वो वायु प्रदूषण करता है, जलवायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का कारण गाय की डकार बताई, भैंस की नहीं बताई, गाय की बताई। कितना बड़ा खेल है समझ लो, सर्च कर लो आप लोग, पता चल जाएगा आपको। रेलवे की, आर्मी की, सारे के सारी समाज की छोड़ी हुई जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही है। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। जींद के पास 4800 एकड़ को कह रहे हैं जबरदस्ती खाली करनी पड़ेगी तुमको, और मुआवजा क्या देंगे और क्या बोलेंगे, रहने के लिए तुमको घर देंगे। कहां देंगे? यहां केएमपी के पास वो कबूतर खाने बना रखे हैं, वहां पर आपको रहने के लिए मकान देंगे, उनकी मर्जी का मुआवजा मिलेगा। मुआवजा का क्या है भाई, डिजिट है खाली। ऐसे करके जितना मर्जी मांग लो, 2 करोड़ मांगोगे 2 करोड़ दे देंगे, 8 करोड़ मांगोगे डिजिट 1 0 ही तो लगानी है, उनको क्या फर्क पड़ता है। बाद में उसमें आता क्या है पहले चेक तो कर लो। वेनेजुएला की हालत देख लो, 2019 के अंदर 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला पहला देश बना था दुनिया का वेनेजुएला, और वेनेजुएला में 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था 2019 में। श्रीलंका में जो हालात 2020 के लॉकडाउन के दौरान हुए थे, महिलाओं को अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को रोटी खिलानी पड़ी, और जब सारे गहने खत्म हो गए अपनी आबरू बेच करके अपने बच्चों को पाला। यह हालत हमारे बच्चों के साथ होने वाली है अगर आज आप लोगों का खून नहीं खोला तो, अगर आज इनसे नहीं पूछा तो कि जमीन मेरी है, मैं इस जमीन का 5 करोड़ मांगू के 50 करोड़, ये मेरी मर्जी है, और जिसको जमीन चाहिए मेरी कीमत पर लेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताइए। होना चाहिए। जो चौधरी छोटू राम कह करके गए थे ना, मालिकाना हक, अगर मालिकाना हक मिल गया है हमको, तो जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार इनको किसने दिया? हमसे पूछ करके कानून लाए हैं क्या? संसद का एक भी कानून हमसे पूछ कर नहीं लाया गया है। जब हम लोगों ने, जब जनता सरकार मोर्चा ने आईपीसी के ऊपर सवाल उठाया कि ये पुलिस का जो कानून है, ये पुलिस कानून 1861 में बना था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए और देश के लिए सच्ची आवाज उठाने वालों को मारने के लिए। जब ये बताया कि 1860 में आईपीसी आया था, जिस कानून के भरोसे आप बैठे रहते हो और जजों के चक्कर काटते रहते हो वकीलों के, वो 1860 में बना था केवल और केवल हम लोगों को गुलाम रखने के लिए। उसके ऊपर सवाल उठाया तो ये लोग ले आए भारतीय न्याय संहिता, नाम बदल दिया, धाराएं वही, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी कि जो ऐसा करेगा उसकी जमीन तक कुर्की करने का काम इनको ये कर लेंगे। भाई साहब, आपको मालूम भी नहीं है, देश की आवाम को पता भी नहीं है, बीएनएस जब बना 171 पार्लियामेंट के सांसद निलंबित किए। पहले लोकसभा अध्यक्ष ने, जब संसद पूरे सदन ने 171 यानी कि पहले से कैलकुलेशन करके बैठे थे तड़ीपार और आदमखोर कि भाई साहब इतने वाले जो लोग हैं ये विरोध करने वाले हैं, इनको पहले से सस्पेंड कर दो। एक पार्लियामेंट में 20 लाख के करीब वोट होती है। 171 पार्लियामेंट के सांसदों को अगर आपने निलंबित कर दिया पहले से ही, तो कितने करोड़ लोगों की आवाज को खामोश करके आप भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए हैं। तो क्या इस भारतीय न्याय संहिता का हमारे हर गांव से पूछ करके निर्णय नहीं होना चाहिए? अरे बताइए तो सही। एक एक कानून जो आपको रगड़ने के लिए बनाया गया है, उस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता क्या कहती है। पूछा जाना चाहिए वहां से पर्यावरण प्रदूषण कैसे होगा। किसान की पराली तो प्रदूषण करती है, लेकिन वही पराली फैक्ट्री में चली जाएगी तो प्रदूषण करना बंद कर देगी, वहां धुआं ही धुआं चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर कुछ भी होता रहे, कोई टेंशन नहीं। आप अपने गांव में अगर कलेसर लगा करके अपना गुड़ बनाना शुरू कर दोगे, कोलू लगा करके, उसके लिए परमिशन चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। जब कैंसर करने वाली चीनी की मिल आपके गांव गांव में फैला दी, जिस गांव में भी उद्योग धंधा है, उस गांव का सामाजिक ताना बाना, उस गांव का ढांचा, उस गांव का पानी, उस गांव का भोजन,
यहां तक कि उस गांव का जीवन इतना दूभर हो गया है, ये सब तो खराब हो ही चुका है, जीवन इस लेवल पे दूभर हो गया है कि कपड़े सुखाने के लिए बाहर रखते हैं तो आसपास की राखी उन कपड़ों पे आके उनको और गंदा कर देती है। हर तरफ यही हो रहा है। वो जहाज से देखते हैं, अच्छा ये 10 गांव बर्बाद होने रहते हैं, ठीक है इनके बीच में एक डंपिंग यार्ड बना दो, ठीक है इनके बीच में एक उद्योग धंधा खोल दो, ठीक है इनके बीच में एक मिल लगा दो। आपको कहां पता, आप तो नीचे चलने वाले लोग हैं, प्लानिंग करने वाले तो जहाज से प्लान करते हैं कि ये 10 गांव बर्बाद करने के लिए क्या लाना पड़ेगा। किसी भी फैक्ट्री के अंदर आपके गांव के आसपास बड़े राज्य हो तो फैक्ट्री आई रोजगार आएगा, कंपनी आई रोजगार आएगा। उस गांव के आदमी को चपड़ासी, ड्राइवर या फिर कोई सफाई क्लीनर के ऊपर कोई नौकरी नहीं मिलती भाई साहब। वहां नौकरी मिलती है केवल इसी पोस्ट पर जो असल में उस फैक्ट्री का पूरा ढांचा समझता है, जो असल में उस पूरे खेल को समझता है, उसको उस पद पर कभी भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आपके आसपास मिली हो तो बता दो। उद्योग यदि आपको वापस स्थापित करने हैं, रोजगार यदि स्थापित करने हैं, तो गांव की अर्थव्यवस्था को रोजगार आधारित और उद्योग आधारित और प्रोडक्शन आधारित, उत्पादन आधारित बनाना पड़ेगा। इसी मिशन पर जनता सरकार मोर्चा निकला हुआ है। हम लोगों की अगली डिमांड है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, 6000 पद जहां पर खाली पड़े हैं, वहां 600 लेक्चरर काम कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए वहां क्लास ना मिले, ताकि आपके बच्चों को संभालने वाला स्टाफ कम रहे, आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में घुसे रहें, और जितना मोबाइल में घुसे रहेंगे उतना समाज का ताना बाना तोड़ने में उनकी मदद करेंगे आप ही के बच्चे। वो आप ही के खिलाफ खड़ा होंगे, क्योंकि उनको संस्कार देने का ना आपके पास समय है, ना मेरे पास, ना स्कूल के पास, ना सिस्टम के पास। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि हमारा भारत कैसे चलता है, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह की है कि भाई साहब एक बार आप न्यायालय के चक्कर काटने लग जाओ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चक्कर काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा। अरे भाई अभी से क्यों बांटना शुरू कर दिया, बाद में बांटेंगे, ये बीच में अव्यवस्था फैल जाएगी। एक बीच में बात आपको कहूंगा, सभी लोग हाथ जोड़कर एक विनती है, ये कार्यक्रम का रिस्क हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से उठाया था। हमारे पास 18,000 रुपए थे जब इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी। हमने कहा था देश की आवाम अगर वो समझेगी कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो ये जितना सामान तामझाम लगा और आप तक पहुंचने में जो भी खर्चा आया, उसका आवाम हमारा सहयोग कर देगी। अगर देश को लगा कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो इतना घाटा तो हम सहन कर सकते हैं, सारे भाई मिलकर के जितने लोग थे। इसके बाद आगे कार्यक्रम करने की गुंजाइश हमारे बीच नहीं रहेगी। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं, जितना ये सामान है सारा एडवांस बुकिंग पे आया हुआ है, कोई पैसा नहीं था, सबकी पेमेंट करनी है, वो करेंगे, भले ही जमीन बेचकर करनी पड़े, लेकिन भाई समाज का काम समाज के पैसे से होगा तो अच्छा होगा। हमारे पास ऑफर आई थी, रविंदर भाई के पास फोन आ गया था यहां के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का, कि जितना खर्चा आया है खर्चा दे देंगे, ऊपर 1 साल तक चलाने का खर्चा भी दे देंगे। अगर जनता सरकार मोर्चा को चलाना 1 साल चलाना है, उसका खर्चा भी दे देंगे। बस खाली आपको इतना करना है कि स्टेज पर नेताजी को बुलाना है और उस नेताजी के हाथ से मूर्ति रखवा देनी है। हमने कहा अरे भैया इस आयोजन के खर्चे को छोड़िए, 2 करोड़ 5 करोड़ छोड़िए, 50 करोड़ 500 करोड़ भी देते हो तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों का जमीन गिरवी नहीं होगा। बिकाऊ नहीं है ये लोग, इनकलाब, ये सर पर कफन बांधकर निकले हुए लोग हैं, ये बिकने के लिए नहीं निकले हैं। और ये परिवार के हिस्से का अगर समाज में लगा देंगे तो कल को समाज लूटना पड़ेगा, ये बता रहे हैं हम आपको। इसलिए हम अपने परिवार के हिस्से का समाज में नहीं लगाना चाहते और समाज के हिस्से का अपने घर नहीं लेकर जाना चाहते। इसलिए गुजारिश है, जब आप यहां से जाएंगे, यहां टेबल लगी है और काउंटर लगे हैं साइडों में दानों के लिए। हमारे पास पहले ही बहुत माइनस में, चलो इसको छोड़िए, असली बात पर आते हैं। हम को भी बचाना चाह रहे हैं, गांव को भी बचाना चाह रहे हैं, रोजगार पे भी, पानी पे भी, हर चीज पर बचाने की बात हम लोग कर चुके हैं।
अब हमको ये देखना है कि अगर 13 महीने तक लाखों लोग सड़क पर बैठकर अपनी मांग मांगते रहे, क्या आपको लगता है कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे तो ये आपके हिस्से की व्यवस्था बना देंगे? लगता है क्या आपको? मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ये नेता आपका है ही नहीं। भाई एमएलए को जिसने टिकट दी, पार्टी ने दी, तो पार्टी की वफादारी करेगा ना। जनता का उम्मीदवार होगा तो जनता की वफादारी करेगा, पार्टी का होगा तो पार्टी की करेगा। जनता को पता ही नहीं है कि कौन चुनना है। ये फोटो लगा है ना रविंद्र भारतीय का, ये नहीं चुनना है। ये अगर चुनाव लड़ेगा तो इसको हराने के लिए सबसे पहला आदमी मैं आऊंगा, खड़ा होगा। इसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसको सिर्फ इसका चेहरा हमने इसलिए बताया है समालखा के लोगों को, यहां पर समालखा के लोगों को इसलिए बताया है कि ये आदमी है समालखा और आसपास के गांवों में, जो आपके गांव आएगा जनता सरकार मोर्चा की नुमाइंदगी करते हुए, और गांव से, अपने गांव से हमको इन मुद्दों पर बोलने वाले बच्चे चाहिए, युवा चाहिए, जो एक बच्चा जल पर बोले, जल को समझे कि पानी खराब कैसे हुआ, ठीक कैसे करेंगे। एक बच्चा जमीन पर, जंगल पर, पशुओं, अपनी गाय पर, हर एक बच्चा हर चीज को समझता हो। इसीलिए 14 बच्चों की टीम चाहिए हमको हर गांव से। 100 बच्चे निकलेंगे, उनमें से 14 छटेंगे, तब पता चलेगा। इसलिए हम कह रहे थे, गांधी जी ने दिया था 10 लोग गांव से समझने वाले, हम दे रहे हैं 14 जिंदा शहीद चाहिए हमको हर गांव से। जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, रोटी, बेटी, माटी को समझने वाले, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म की व्यवस्था को समझने वाले। और ये लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ी जाएगी, आपको लाठियां डंडे नहीं परवाए जाएंगे। इस सारे 14 आंकड़ों में एक आंकड़ा, एक नाम राजनीति का भी है। राजनीति आपके बीच से लोग निकाले जाएंगे। जनता सरकार मोर्चा के जिस भी साथी का फोटो पोस्टर पे लग जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जनता सरकार मोर्चा का नियम है। चुनाव लड़ने के लिए गांव से निकाल कर लाएंगे कोई बच्चा आपके बीच का। हम सिर्फ बताएंगे कि कैसे लोगों को आपको वोट देनी है, हम बताएंगे कि क्या देखकर वोट देनी है। आज आप वोट देते हो खाप देखकर, जात देखकर, शक्ल देखकर, नाम देखकर, धर्म देखकर, पार्टी देखकर, नेता देखकर, काम कितना आता है ये देखकर। हमसे नहीं होगा भाई। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अगर हम किसी उद्योगपति के पास जाते, उससे पैसे मांगते, उद्योगपति क्या बोलता है? उस नेता का नाम लेकर बुराई मत करना। अरे भैया, मेरी तरफ से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे चौटाला, चाहे खट्टर और चाहे नायब सैनी, भाई चाहे मैं कह रहा हूं नरेंद्र सिंह मोदी हो, चाहे राहुल गांधी और चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे ममता बनर्जी, चाहे मुलायम सिंह यादव, चाहे भोगी, चाहे कोई भी हो, मेरी तरफ से सबके सब उद्योगपतियों के पालतू कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। इतने बड़े स्टेज से जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं मैं। ये पता करके पूछो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको गांव को ऐसी व्यवस्था देनी है कि गांव जिसको चुन करके भेजे उसकी गर्दन पकड़ करके धरती में मारने की हिम्मत गांव के आदमी के पास होनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी के पास। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। जनता कैसे सरकार बनेगी, ये बात हम कहने वाले हैं। इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। भाई टाइम मुझे बता देना मेरे को। विषय इतने बड़े हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग लगती है हमारी जनता सरकार मोर्चा की। पूरा षड्यंत्र समझाया जाता है। आपका परिवार कैसे बर्बाद किया योजनाबद्ध, आपके बच्चों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपको किस तरह से भिखारी बना दिया। अरे क्या आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी तो बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे? ये बात किस गधे ने आपके दिमाग में डाल दी? अरे जब पेंशन नहीं मिलती थी तब सेवा 100% पक्का होती थी, तब कोई वृद्धाश्रम नहीं था, तब कोई आपके पास अनाथालय नहीं था, तब कोई विधवा पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिसके बच्चे नहीं है उनको सेवा करने वाले मिल जाते थे, जिनके माँ बाप नहीं है उनको माँ बाप मिल जाते थे। पर पता नहीं कैसा समाज बना दिया। मतलब एक किसान को 1 एकड़ जमीन पर 6,000 रुपए की भीख मिलती है,
उस 6,000 रुपए में एक टंकी फुल नहीं होती उसके ट्रैक्टर की, और उसके चक्कर में वो कहता है हमने तो वैक्सीन इसलिए लगवाई थी कि कोटे से राशन नहीं मिलेगा। अरे डूब मरो यार। वो कहते पेंशन नहीं मिलेगी, पैसे के लिए अपना शरीर आगे करने वाले लोग भारत के कब से हो गए यार। ये लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, अपने घरों पर आक्रमण करने वाले लोगों के सिरों पर चढ़ने वाले लोग हैं। इन लोगों को भीख दे करके भिखारी बना दिया, और सबसे पहले किया आंगनबाड़ी ने। आंगनबाड़ी में हमने देखा था जब बड़े बड़े जमींदारों की औरतें अपने पोते पोती को लेकर गोदी में, बूढ़ी औरत, और हाथ में कटोरा लेकर जाती थी आंगनबाड़ी की, चूरी लेकर आएंगे चूरी। वो भिखारी की जो सोच है वो कभी भी लड़ने नहीं देगी हमको। हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि हे भारत के नौजवानों, हे बुजुर्गों, हे माताओं, एक बार सोच तो लो, ऐसा ही भारत बनाना था क्या? यही देश बनाना था क्या? ऐसे ही बच्चे चाहिए क्या जो बात करें तो खाने को दौड़े, जो छोटे छोटे बच्चे अश्लील वीडियो देखते रहें, सारा दिन चिड़चिड़ाते पड़े रहें, अगर बात करें काम करने की तो देश छोड़कर बाहर भागने की करें? अगर यही देश चाहिए था तो भाई बड़े खेद के साथ मैं कहता हूं कि इन शहीदों की आत्मा वहां बैकुंठ में बैठी रो रही होगी। वो सोच रही होगी कि इनके लिए हमने जान दी। और कमाल की बात यह है कि हम इन्हीं लोगों के लिए फिर से जनता सरकार मोर्चा वाले सर पर कफन बांधकर फिर से जान देने के लिए निकल पड़े हैं। हमने सोचा है कि भाई एक बात सुन लो, सरकार में बैठे लोगों, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम भारत के हिसाब से चलेंगे, भारत की परंपरा के हिसाब से चलेंगे। और भारत की परंपरा यह कहती है कि गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी धोती और पगड़ी का सम्मान करता है वो इस भारत का असली मालिक है, वही भारत है, वही भारत सरकार है। और जब तुम लोग हमारे से तनख्वाह लेते हो, जो लोग चाहे एमएलए हो, एमपी हो, डीसी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, जो तनख्वाह लेता है वो भारत सरकार की सेवा में काम करता है। भारत सरकार सेवार, तो हम भारत सरकार हैं और तुम भारत सरकार के नौकर हो, और नौकर को अपनी तमीज में रहना सिखाना, यही काम जनता सरकार मोर्चा का है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये लोग सही कर रहे हैं, अपनी पंचायती राज को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, इन्होंने पंचायतों में बैठे लोगों को विधानसभा में भेजकर लालच में डुबो दिया, इसलिए पंचायत के अंदर सिर्फ अब बदमाश लोग बैठने लग गए। हमें गांव के अच्छे सामाजिक लोगों को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, ठुड्डी पकड़कर, मिन्नतें कर कर लाना होगा पंचायतों में कि आइए, आप समाज की बागडोर संभालिए। समाज के काम और राजनीति के काम दोनों अलग अलग करना सीखना होगा, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा। हमारे को राजनीतिक पार्टियों का विरोध या राजनीतिक पार्टियों का समर्थन केवल चुनाव तक सीमित रखना होगा। चुनाव खत्म होते ही फिर से हम समाज बन जाएं, फिर से हम दोबारा भारत बन जाएं, और भारत बनकर जिनको हमने वोट दी थी उनसे सवाल पूछने लग जाएं। यही एक भारत के नागरिक का असली कर्तव्य है। इसी तरह की और बातों को आपके बीच लेकर के जनता सरकार मोर्चा का एक एक साथी आपके बीच आएगा। निडर इंडिया नाम का एक अपना चैनल है, उस चैनल के ऊपर हम लोग अपने उन लोगों की लिस्ट भेज देंगे आपको जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, जो आपके गांव में लोगों को समझाने के लिए आएंगे, जो आपको बताने के लिए आएंगे कि क्या है मोर्चा और क्या है हमारे मकसद। लोग बाग अपने आयोजन करते हैं और बताते हैं पिछली उपलब्धियां, हमने लॉकडाउन बंद कराया, हमने मास्क बंद कराया, हमने वैक्सीनेशन बंद कराया, हमने स्कूल खुलवाए, हमने ये किया, हमने वो, अपार आईडी बंद करी, हमने आधार कार्ड की अनिवार्यता बंद करी। इस तरह की हमने डिमांड करी, हमने ये काम किए। इस पर तो हमने 30 सेकंड लगाए, लेकिन मेरा पूरा का पूरा समय इस बात पर गया है कि हम करना क्या चाहते हैं। यदि आप भी वही करना चाहते हो, देश दुनिया में जहां जो भी वही करना चाहता है, आपको आना होगा। हमारे पीछे कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। एक किसान का बेटा है रविंदर,
और मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं भी 1 एकड़ जमीन मेरे हिस्से आती है। 1 एकड़ का आदमी इतना बड़ा सांग उठा करके खड़े हो गए ये लोग, सारे के सारे, कोई आधा एकड़ का, कोई 1 एकड़ का, कोई नौकरी करने वाला, कोई विदाउट पे लेकर के आया, कोई दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कोई रोज की मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। पूंजीपतियों के बेटे नहीं है ये, बहुत बड़े बड़े कमाऊ पूतों के। और एक बात यहां से मंच से ऐलान कर रहे हैं हम लोग, पूंजीपति अगर कोई पैसा हमको डोनेशन में देने की बात करे, यदि वो दे करके भूलना चाहता है, यदि उसको हमारे शहीदों की मूर्ति को लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके उस लाभ के पैसे का स्वागत है। वरना हम जनता अगर साथ देगी, उन्हीं के पैसे से हम अपना काम चलाएंगे, नहीं देगी तो अपना काम बंद करके घर बैठ जाएंगे। भैया हमसे ये नहीं होगा, हमसे धोखा नहीं होगा, हमसे चोरी नहीं होगी। अगर उनका पैसा ले लिया तो आपके साथ गद्दारी करनी पड़ेगी। ये बात अच्छे से समझते हैं और इसीलिए हम किसी भी तरह से कि कोई हमको किसी तरह से हमको बताए कि हमको करना क्या है। जो भी आदमी भारत को भारत बनाने की दिशा में काम करना चाहता है, उसका भारत के इस भारतीयता के आधार पर भारत खड़ा करने वाले मतवालों के इस गठजोड़ में, इस आंदोलन में, इस मोर्चे में स्वागत है। और मेरे से अगर कोई बात गलत निकली है, कोई गलत शब्द निकला है, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन गुजारिश करता हूं कि यहां से जाने के बाद रुकना नहीं है। ये आयोजन जब हर जिले में नहीं, जब हर गांव में, गांव का हर आदमी जब इस तरह से बात करने लगेगा, उस दिन जनता सरकार मोर्चा को स्थापित करने की बातचीत को हम लोग सफल मानेंगे। अदरवाइज तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। लड़कर मरना मंजूर है, सड़कर नहीं मरेंगे। आपके हिसाब से, इनके हिसाब से, पूंजीपतियों के हिसाब से चलकर नहीं मरेंगे, गोली खाकर मरेंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो आज अगर सीआईडी वाला कोई भाई अगर यहां है संदेशा लेकर के तो ठीक है, वरना हम लोगों के चलने का समय हो गया है। 3 बजे का समय मुकर्रर किया था, 3 बजे हम लोग यहां से कूच कर जाएंगे और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की स्थापना, जिस को कोई नाम भी नहीं है, कोई कहता पिपड़ तो रहा आजा, कोई कहता स्टैंड पर आजा, कोई कहता इस बस स्टैंड पर चढ़ा बस रुक क्या करे, चढ़ा तो ऑटो मिला करे, चढ़ा गुरुद्वारा है। अरे नहीं भाई, हम चाहते हैं कि समालका के लोग बड़े गर्व से कहें कि भगत सिंह चौक पर आजा, भगत सिंह चौक पर आजा। और वो कहें कि इस भगत सिंह चौक पर जब मूर्ति लगी तो हम इसके गवाह थे। इस गौरवशाली इतिहास को बनते हुए देखने में और इसको बनाने में आप लोग साक्षी रहे हैं। आप लोग यहां आए और इस आयोजन को सफल बनाया। इस आयोजन में शामिल हर उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद करूंगा जो इतनी नेक भावना के साथ हमसे जुड़ा और हमारे साथ आया। हम लोग इस काम को यहां खत्म नहीं करेंगे, यहां से जाते ही कल से हम लोगों ने अपना अगला काम शुरू कर देना है। जो जनता सरकार मोर्चा के साथी मिलने के लिए, लंबा समय बिताने के लिए आए थे, आज रात को हम लोग किसान भवन में ही रुकने वाले हैं। आप लोग जब तक आप सभी साथियों से हम मिल नहीं लेंगे, जब तक सभी साथियों को सुन नहीं लेंगे, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। और उसके बाद घर जाने के बाद भी हम लोग घर नहीं जाएंगे, इस जागरण के काम में लग जाएंगे और इसी में लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।